अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप्स आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्टली तो मैं आप सब लोगों को इतना थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने जो कल मैंने अपने इस चैनल की स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग की इनैगुरेशन की, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और आप लोगों के इसी रिस्पांस को देख के आज मैंने बहुत ही अप्रॉक्स 6-7 घंटे का एफर्ट करके जो हिस्ट्री की ओवरव्यू की फर्स्ट वीडियो बनाई है वो मैंने वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट करता था कि इस चैनल को बनाने से पहले कि ये चैनल मेरा ना हो, ये चैनल हमारा हो। बिकॉज़ एक सिविल सर्विस, अगर हम कोई भी सर्विस में ज्वाइन होते हैं तो हमारा पर्पज़ तो देश के लिए सर्विस करना ही है। तो क्यों ना ये सर्विस ज्वाइन करने से पहले भी की जाए, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मेन पिलर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम एजुकेशन अभी से प्रमोट कर सकते हैं तो हम देश की डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करूं, बट प्रमोट करने की जिम्मेवारी आप सब लोगों की है। बट मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि लेक्चर के कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। आप इस लेक्चर को देख के इस चीज़ का आइडिया भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज डेट है 9 जून 2020 को हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्टली जैसे मैंने कल लेक्चर बनाया तो कुछ लोगों के डाउट्स थे जो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस लेक्चर से पहले। कि कुछ लोगों ने बोला था कि ये लेक्चर्स मतलब किस किस एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है, क्या सिर्फ ये फर्स्ट डाउट था कि ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बेनिफिशियल है या कोई और एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स मैं इसमें एक जीएस कवर करने वाला हूँ, जो बेसिकली जीएस होती है वो यूपीएससी के लिए तो बहुत अच्छा है, बट आप किसी भी वेरियस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब यूपीएससी स्टेट पीसीएस हो गई, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लस कोई भी जैसे अब कुछ लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएससी भी। आपको एक चीज़ और बता दूँ, ईपीएफओ के लिए एक और नोटिफिकेशन आ गया, ईपीएफओ का भी इसमें कवर हो रहा है। प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट 6th क्लास से ऊपर है, उसको हिस्ट्री वगैरह की समझ है, तो आई थिंक उसको ये लेक्चर बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो आप ये देखना कि अप टू 6th क्लास ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई भी इसको देख सकता है। और जो सेकंड डाउट था वो लोगों का था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे ऑल लेक्चर्स रहेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। बट मैं इसमें आपको पीपीटी या उसके थ्रू कोई वो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा मटेरियल। तो आपके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है इस लेक्चर को सुनने से पहले कि आप प्लीज़ अपना कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी मैं इसमें कंटेंट बता रहा हूँ वो बहुत ही ब्रिलियंट कंटेंट है। अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हो या अपने नोट्स में लिख लेते हो, खुद के सेल्फ में नोट्स ही हमें काम आता है, तो मैं आपको कोई नोट्स इसमें प्रोवाइड नहीं करवाने वाला हूँ, बट ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। एंड जो थर्ड डाउट था इसमें कि जो हम इसमें लेक्चर्स कर रहे हैं कि क्या ये इन वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है या हमें कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि जो मैं ये लेक्चर कवर करने वाला हूँ, तो ये लेक्चर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हमारे जो चैनल है स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आप ये लेक्चर करके इतना अंडरस्टैंड कर लोगे सब्जेक्ट को कि आपकी उसके ऊपर कमांड हो जाएगी। और दूसरा कि आप इस लेक्चर को लगाने के बाद इस चैनल की ब्यूटी ये है कि जब भी आप इस लेक्चर को देखना चाहते हो कि हमें कितना आता है, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसी भी एग्ज़ाम्स के, चाहे यूपीएससी के चाहे स्टेट पीसीएस के, लगा के देख लेना। अगर आप उसको कर पा रहे हो तो समझना कि ये लेक्चर हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है। बाकी अगर आप क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हो, क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, बाकी जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो आई थिंक इनफ है। तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए, बिकॉज आज हमने हिस्ट्री का एक बहुत ही लेंथी पार्ट कवर करना है, तो मैं आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज हम हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो हिस्ट्री
ओके तो फर्स्ट चीज़ मैं एक मेरी फेवरेट कोटेशन है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी फेवरेट कोटेशन डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कोर्स है कि मैन मेक हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक मैन। जो लोग भी मेरे नोन में हैं वो जानते हैं कि ये मेरी फेवरेट कोटेशन है, मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस कोटेशन का मैं आपको एक बार थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जो मैन है वो हैबिट्स को डेवलप करता है, लाइक मॉर्निंग में अर्ली जल्दी उठने की आदत, उसके बाद रेगुलर स्टडी करने की आदत, वो आदतें ही हैं जो उसके करिकुलम्स की आदत उसको लाइफ में सक्सेस देती है। तो अगर आप कुछ अच्छी हैबिट बनाते हो तो एटलीस्ट कुछ सालों बाद वो हैबिट आपको बना देगी, ये इस कोटेशन का अर्थ है। और मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने इसको प्रमोशन के लिए इवन कि अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और बहुत सारा एफर्ट किया कि ये लेक्चर प्रमोट, मैं उनको बहुत ही थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग अपने देश की डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, जो हमारे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम हिस्ट्री का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, तो जो ये लेक्चर होगा उसमें हम हिस्ट्री की ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स फर्स्टली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन मेरे माइंड में आती है हिस्ट्री की, जो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ द स्टोरी विद मैसेज। हिस्ट्री एक स्टोरी है जिससे हमें बहुत ही अच्छा मैसेज मिलता है। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ लिख नहीं पाऊँगा फ्रेंड्स, तो आपको अगर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने 6-7 घंटे स्टडी भी किया और मैंने बहुत सारा कंटेंट अपने अंदर इसको जमा किया है। तो जो भी मैं कंटेंट आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, मे बी टाइम की शॉर्टेज है, नहीं मैं आपको सब लिख के भी बता देता, बट लिख नहीं पाऊँगा। तो मैं जो भी चीज़ इस पे लिख रहा हूँ वो आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नोट्स होंगे, और जो भी चीज़ आपको अदर्स इंपॉर्टेंट लगती है तो आप अपने आप खुद अपने नोट से लिख लेना जब मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे हिस्ट्री इज अ स्टोरी विद मैसेज। हेरोडोटस हैं जो इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगर आज हम ब्रीफली इसकी क्रोनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, तो हिस्ट्री को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द प्री हिस्ट्री, सेकेंड वन इज द पोस्ट हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री भी बोलते हैं हम। तो फ्रेंड्स जो प्री हिस्ट्री है, इसका जो टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया है वो 30 लाख BC से 600 BC, और जो हिस्ट्री है इसका टाइम पीरियड है 600 BC से टिल नाउ। तो जो ये डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री हुई है, इस हिस्ट्री की डिवीज़न का बेसिस ये है कि जिस पार्ट की हमें रिटन में एविडेंस मिलते हैं और हम उसको डेसिफर कर पाए हैं, उस टाइम पीरियड को हमने 600 BC, जो एक महाजनपद पीरियड है, मैं आगे आपको बताऊंगा, 600 BC में डिवाइड किया है कि 600 BC के बाद जो भी टाइम पीरियड है उसके हमें एविडेंस मिले हैं, और प्रॉपर एविडेंस हम उसके रीड कर पाए हैं, अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो ये डिवीज़न हिस्ट्री की इस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। इवन कि कुछ लोग जो एविडेंसेस हैं वो प्री हिस्ट्री के पार्ट को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक तो प्री हिस्ट्री और दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है वो 30 लाख से लेके
जो मेनली हमारा रहता है वो 2500 BC तक, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ तक हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें एविडेंस मिले हैं, तो जो एविडेंस है उसको हमने प्रोटो हिस्ट्री में रखा है। बट फ्रेंड्स, इन एविडेंस को अगर मैं बात करूं, हम इन एविडेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, यानी कि इनको डेसिफर नहीं कर पाए हैं हम लोग। तो इस बेसिस पे हमने इसको इस डिवीज़न किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक हम बड़ा ओवरव्यू करने वाले थे, मैं इस चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, जो हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी रहेगी। तो आप ध्यान से देखना इसको। हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री, इसको हम हिस्ट्री लिखेंगे। तो जो हम आगे प्री हिस्ट्री की हम डिवीज़न कर सकते हैं, ये हमारा 600 BC का पीरियड हो गया। तो फ्रेंड्स, जो ये 600 BC का पीरियड होगा वो हमारा महाजनपद पीरियड होगा। जो प्री हिस्ट्री है, बेसिकली हम अगर डिवाइड करना चाहें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो मेन हिस्ट्री है, पहले तो मैं आपको हिस्ट्री की मेन डिवीज़न बता देता हूँ। हिस्ट्री को हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, ये सारा एंशिएंट का ही पार्ट आता है इसमें। तो यहाँ पे कुछ मेडिवल आएगी और फिर आएगी हमारी मॉडर्न, फिर आएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जो इनका टाइम पीरियड रहेगा वो एंशिएंट हिस्ट्री रहेगी बिगिनिंग से लेके हमारी 647 AD, जो हर्षवर्धन डायनेस्टी है। 47 में हर्षवर्धन की डेथ हुई थी, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री। जो मेडिवल हिस्ट्री है वो हमारी 647 AD से ही स्टार्ट होती है और इसका लास्ट होता है ये 1526 AD। तो 1526 में ऐसा क्या मेजर इवेंट हुआ था? 1526 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी, जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी। तो इसमें ये भी पीरियड काउंट करते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का अप टू 757 में क्या हुआ था? प्लासी की फर्स्ट वॉर हुई थी, जिस टाइम से ब्रिटिश मेनली डोमिनेट कर गए थे। तो यहाँ से हम 757 से, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड लिख दिया था। तो ये 757 तक है, और जो मॉडर्न है वो 757 से 1947, और जो पोस्ट है वो 1947 से टिल नाउ तक। तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है हिस्ट्री का। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और एक हिस्ट्री के एक और पार्ट बच जाते हैं जो हम बेसिकली स्टडी करेंगे, वो है आर्ट एंड कल्चर, अदर है वर्ल्ड हिस्ट्री। जो इस हिस्ट्री के कंटेम्प्रेरी हैं, ये दोनों चीज़ें इन हिस्ट्री के दौरान ही कंटेम्प्रेरी मतलब ये जब ये चीज़ चल रही थी तो ये भी चीज़ साथ साथ चलती है। तो अगर हम हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री को डिवाइड करके देखें, तो
प्री हिस्ट्री के पीरियड को हमने स्टोन एज में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है 647 तक, तो मैं इसमें स्टोन एज में डिवाइड किया है प्री हिस्ट्री को। सबसे पहले रहा है लिथिक और स्टोन एज। लिथिक मतलब भी स्टोन होता है, स्टोन एज जो फ्रेंड्स बिगिनिंग से स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं अप्रोक्सी 30 लाख ही इसको मानता हूँ, 30 लाख ईयर्स एगो BC से लेके जो स्टोन एज है वो मोस्टली चली हमारी जैसे कॉपर, जो कॉपर एज है वो कॉपर की शुरुआत हो गई थी 3500 BC। तो जो उसके बाद जो हमारा आयरन था, आयरन एज भी बोलते हैं, तो आयरन की शुरुआत हुई थी 1000 BC में। फ्रेंड्स अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस एज को इस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि लिथिक एज, स्टोन एज, कॉपर एज, कॉपर की शुरुआत यहाँ से होगी थी और उसके बाद आयरन एज। ये कंटेम्प्रेरी है, इसमें लिथिक कॉपर के साथ साथ ही चला है। जैसे अगर मैं इसमें लिथिक एज को डिवाइड करूँ तो ये 30 लाख से लेके 1000 BC तक चला है। और इसकी अगर हम फर्दर डिवीज़न करें, जो लिथिक एज है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पैलियोलिथिक जो हमारा 30 लाख से लेके 10K तक है BC, और उसके बाद है मीजोलिथिक, और उसके बाद है नियोलिथिक जिसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, नियोलिथिक। मीजोलिथिक का जो मोस्टली टाइम पीरियड माना जाता है वो 10K से 4K तक माना जाता है, और जो नियोलिथिक है वो वैसे कंटेम्प्रेरी करता है, पर हम 4K से 1K तक इसको BC तक मान लेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कंटेम्प्रेरी है, इसमें आयरन की खोज यहाँ पे हुई थी, तो हम इसमें जो पढ़ेंगे तो ये नियोलिथिक हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं लिथिक एज की, स्टोन एज की, क्योंकि हम अपने जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि लिथिक में क्या होगा, स्टोन एज में क्या होगा, तो उस टाइम का इंसान कैसा था, उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम की पॉलिटी कैसी थी। तो पैलियोलिथिक के टाइम पे तो जो इंसान था वो पैलियोलिथिक के टाइम पे इंसान सिर्फ गैदरर था, कंज्यूमर था फूड का, ना उसके पास कोई घर होता था रहने के लिए क्योंकि वो जंगलों में रहता था। जो मीजोलिथिक एज आ गई तो थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया इसमें। हाँ, पहले तो ये हंटर एंड गैदरर था, हंटर था सिर्फ, यहाँ पे इंसान ने गैदरिंग स्टार्ट कर दी, थोड़े बहुत एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी। फिर जो नियोलिथिक पीरियड है इसमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मेनली इस्टेब्लिश होगी, एग्रीकल्चर होनी स्टार्ट होगी। तो अगर हम डिवाइड करें इस पीरियड को तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे जब भी हम लेक्चर्स कवर करेंगे अपने, तो इसका जो ब्रीफली हम स्टडी करेंगे। इनकी जो डिवीज़न है, मैं आपको वेस बता दिया कि क्या हुआ था। ये ओल्ड स्टोन एज जिसमें अगर जो टूल होते थे वो यूज़ बिल्कुल ओल्ड सिंपल जो स्टोन होता था उसको यूज़ किया जाता था, जो शार्प टूल होते थे। इसमें जो मेसोलिथिक एज है इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो माइक्रोलिथ टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। और नियोलिथिक में टूल थे जो पॉलिश्ड टूल इंसान यूज़ करने लग गया था। तो ये नियोलिथिक की व्यू में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ एंशिएंट में, इसके बाद एक टाइम पीरियड आया 2500 BC। 2500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उस टाइम की। हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कैसे वहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न था, कैसे वहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन क्या क्या चीज़, ग्रेनरीज हमें वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं इसके। ये सब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट UPSC में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वेरियस एग्जाम्स में भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था वो
600 BC से लेके 750 BC तक रहा है। तो उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन नष्ट होगी, तो इसके वेरियस कॉजेज़ माने जाते हैं। कोई कहता है कि शायद मे बी स्केर्सिटी ऑफ फूड की वजह से होगी हो, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि पानी की वजह से होगी, वहाँ पे सब पानी आ गया तो सब लोग मारे गए। कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल मिथ्स हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा मेनली टाइम पीरियड आया वो है आयरन एज का 1000 BC, इसको हम आयरन एज कहते हैं। तो जैसे ये सिविलाइजेशन इस टाइम पे नष्ट होगी तो हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। वैदिक पीरियड स्टार्ट होने से हम कैसे डिवाइड करेंगे? जो वैदिक पीरियड है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वैदिक पीरियड को। एक तो फर्स्टली आता है वैदिक, जिसको अपर वैदिक भी कहते हैं, इसको फिर कहते हैं लेटर वैदिक। जो टाइम पीरियड वैदिक पीरियड का है वो 1500, फ्रेंड्स नोट कर लेना, 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और 1000 BC से लेके 600 BC तक जो टाइम पीरियड है वो है लेटर वैदिक पीरियड का। तो वैदिक और लेटर वैदिक का डिफरेंस बहुत अच्छे से आता है, ये हम कवर करेंगे इसमें कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इवन कि 2 स्टोरी हाउसेस के एविडेंसेस मिले हैं, और ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज, ये पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें में इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं। फिर जो वैदिक पीरियड आया इसमें जो हमारी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन थी ये सारी नष्ट होगी। तो वैदिक पीरियड फिर से दोबारा जो पैलियोलिथिक पोर्शन में हम लोग चले गए, जो मीज़ोलिथिक सिस्टम था उसमें दोबारा से हम चले गए। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास ना तो हमें एग्रीकल्चर के कोई एविडेंसेस मिले, इसमें जो भी जैसे दोबारा से लोग जो लोगों में ट्रेडिशन था, यहाँ पे नेचुरल गॉड की पूजा करते थे। पॉलिटी थी जो यहाँ की, पॉलिटी मतलब कुल्स ग्राम टाइप पॉलिटी थी। यहाँ पे लेटर वैदिक में किंगडम स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं रिलीजन की बात करूँ, उसके बाद जो रिलीजन था यहाँ पे जो नेचुरल गॉड्स थे उनकी पूजा की जाती थी। बट जो लेटर वैदिक आया तो इसमें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ज़्यादा हो गया, जो अभी ब्रह्मा विष्णु महेश इन टाइप्स के गॉड्स की पूजा होने लगी। अगर सोसाइटी की बात करूं तो इसमें सोसाइटी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड थी, जैसे ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र। तो जो इनका हायरार्किकल ऑर्डर था वो हम टॉप टू बॉटम नहीं कह सकते, हम इसमें हॉरिजेंटल कहेंगे, क्योंकि इनमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, बस ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये डिवाइड थे। और जो लेटर वैदिक पीरियड आया इसमें सोसाइटी को हमने वर्टिकली डिवाइड कर दिया, लाइक उनको जैसे ब्राह्मणों को हाई दर्जा दे दिया। मैं आपको मेंशन करूँ तो ऐसे किया जाता है। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो डिवाइड थे वो ऐसे ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र। और जो लेटर वैदिक पीरियड आया उसके बाद तो सोसाइटी ऐसे डिवाइड होगी। ये हमारी सोसाइटी इसमें चली। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, हमने वैदिक पीरियड तक हम पहुंच गए। तो वैदिक पीरियड में हमने डिस्कस कर लिया कि हम 600 BC तक पहुंच गए। तो 600 BC के बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने कहा कि किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए। तो किंगडम्स बनने तो महाजनपद पीरियड, जैसे मैं आपको पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर सका हूँ, तो 600 BC में महाजनपद पीरियड आया। महाजनपद पीरियड, जो मोस्टली महाजनपद पीरियड है वो 600 BC से आके कब तक कहाँ तक रहा? वो रहा 600 से लेके 323 BC तक, क्योंकि 323 BC एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें मौर्य काल स्टार्ट हो गया था। तो महाजनपद में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे? महाजनपद में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पूरा इंडिया था उसको हमने 16 महाजनपद में ये डिवाइड हो गया था, 16 महाजनपद में डिवाइड था। और बेसिकली मगध का राइज हुआ था। मगध यहाँ पे बहुत राइज किया और बहुत सारी डायनेस्टी आई, जैसे हरंक्या डायनेस्टी, उसके बाद इस हरंक्या डायनेस्टी आई इसमें, फिर उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई।
शिशुनाग डायनेस्टी आई, सॉरी, फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई। इसी पीरियड में, महाजन पीरियड में हमारी ये डायनेस्टीज आई। और आप लोग अगर ध्यान से देखो तो कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स थी, वो भी इसी टाइम पीरियड में हुई हैं हमारी महाजन पद पीरियड में। तो देखिए जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म अगर हम बात करें तो 563 से 483 तक BC तक बुद्धिज्म चला। और जैनिज्म भी इसी में 5th to 4th सेंचुरी तक जैनिज्म भी इसी में प्रमोट हुआ। तो ये महाजनपद पीरियड के टाइम है। हम जैसे नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक फेवरेट पोर्शन रहता है, तो हम इसमें बहुत सारा अच्छे से क्लियर करेंगे कि जैसे बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या थी, बुद्धिज्म पहले बुद्धा की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एनलाइटमेंट पीरियड फिर डिस्कस करेंगे उसका। फिर बहुत बुद्धिज़्म में जैसे इनकी काउंसिल्स हुई थी, 4 काउंसिल्स, तो बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल किस किस टाइम पीरियड में हुई थी और कैसे कैसे हुई थी, वो चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म के सेक्टर में जो फिर सेक्शन हुए थे, बुद्धिज़्म को किस किस ने प्रमोट किया, किस किस हिसाब से बुद्धिज़्म डिवाइड था। फिर जैनिज़्म में लास्ट तीर्थंकर जो महावीर जी हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इनका 1st और 23rd जो भी थे, और जैनिज़्म की फिलोसफी और बुद्धिज़्म। और मेनली जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फिलोसफी में क्या फ़र्क था, इनकी टीचिंग्स में क्या फ़र्क था, ये लोग कैसे। और जब हम आर्ट एंड लिटरेचर पार्ट डिस्कस करेंगे तो बुद्धिज़्म के जो स्तूपास, चैत्यास, विहारास, मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। हम इसमें बुद्धिज़्म के उसमें भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, महाजनपद पीरियड तक अब यहाँ पे होता है। तो एक बार इसको ऐसे करते हैं कि महाजनपद क्रोनोलॉजी को मैं यहाँ पे ये बुद्धिज़्म मिटा देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। महाजनपद पीरियड के बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद मौर्य, महाजनपद पीरियड के बाद मौर्य काल का आगमन होता है, जो 323 BC से लेके 185 BC तक होता है। तो मौर्य काल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काल इसमें रहा है कि मौर्य के टाइम पे हमने क्या क्या किया, क्या क्या वो चीज़ें हुई हैं, तो हम ये भी बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अब मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में फर्स्टली, एक सेकेंड फ्रेंड, जो मौर्यस थे पहले, जो फर्स्टली मौर्य काल जो धनानंद था, जो हमने इसमें डिस्कस की थी लास्ट में, नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था धनानंद, जो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे हम सीरियल भी देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका मौर्य डायनेस्टी का फर्स्ट फाउंडर था, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और सारे बोस इसमें, जैसे बिंदुसार आया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर अशोक आया। अशोक भी एक महान राजा था मौर्य के। तो हम इसमें वो सारे इनके ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे मौर्य टाइम पीरियड का। फिर मौर्य के बाद फिर हमने इसमें डिस्कस करेंगे जैसे अब लेटर मौर्य, या इसको प्री गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो गुप्ता आए थे वो 319 में आए थे AD। अब फ्रेंड्स हम AD में पहुंच चुके हैं, तो 390 AD में जो गुप्तास थे वो आ चुके थे। तो जो ये पीरियड रहा, ये पीरियड के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री में नहीं मिल पाई है, तो इसको हम लेटर मौर्य पीरियड बोलते हैं। बाकी इसमें जो लेटर मौर्य पीरियड है, तो इसमें जो अशोक थे, उसके बेटे थे, उनके बारे में आगे बताया गया है। तो कोई ज़्यादा इसमें हमने ज़्यादा वो नहीं है। ये गुप्ता पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो गुप्ता है उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये 319 AD से लेके, जो मेनली गुप्ता पीरियड 390 AD से ये स्टार्ट हो चुका था, तो इसके 540 AD तक ये गुप्ता पीरियड चला हमारा। 540 AD
540 AD तक हमने इस गुप्ता पीरियड में हम जो गुप्ता पीरियड में इसमें पढ़ने वाला है, जैसे चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की थी। यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य था, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना भी चंद्रगुप्त ने की थी। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, विक्रमादित्य भी बोलते हैं जिसको। तो विक्रमादित्य के आगे 9 नवरत्न थे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनके गुप्ता काल में इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ये सब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जो इसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद उसके बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड को हम वर्धना डायनेस्टी भी बोलते हैं, वर्धना डायनेस्टी और पोस्ट गुप्ता, ये 540 से लेके 647। अच्छा फ्रेंड्स, जो वर्धना डायनेस्टी है, वर्धना डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था उसको हर्षवर्धन माना जाता है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के साथ ही ये 647 AD में ये एरा ख़त्म हो गया था। तो जो इसको वर्धना डायनेस्टी है, इसको पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी इम्पोर्टेंटली इसको बुलाया जाता है, क्योंकि पुष्यभूति नाम का एक राजा था जिसने ये वर्धना डायनेस्टी की स्थापना रखी थी। तो फ्रेंड, जैसे हमने देखा इसमें कि 640 AD तक हम एंशिएंट कवर करते हैं, तो मैं आपको एक बार बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंशिएंट में हमने क्या क्या किया है। देखो, एंशिएंट हमने जैसे डिस्कस किया कि बिगिनिंग से सबसे पहले लिथिक एज आई, फिर कॉपर, फिर स्टोन एज। जो लिथिक एज है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियो, मीजो, नियो में हमने डिफरेंस देख लिया था कि हमने टूल्स का डिफरेंस था, वहाँ पे लाइफस्टाइल का डिफरेंस था। यहाँ पे लोग फॉरेस्ट में रहते थे, यहाँ पे भी मोस्टली थोड़ा बहुत फॉरेस्ट में रहते थे, बट हंटर्स के साथ साथ यहाँ हंटर्स थे, यहाँ हंटर्स के गैदरर के साथ साथ उन्होंने उसको जैसे आग की खोज, यहाँ पे मोस्टली आग तो फायर इसमें आ गई थी, बट पका के ब्यूरियल्स, यहाँ पे जो डेड बॉडीज थी उनको वैसे छोड़ दिया जाता था, यहाँ पे ब्यूरियल्स करने लग गए थे वो। फिर नियोलिथिक एज आई, यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। फिर यही पीरियड, लिथिक पीरियड के बाद कॉपर एज जो 3500 BC के बाद आई उसको कॉपर एज बोलते हैं, अप टू 1000 BC जिसमें आयरन एज आई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से 750 BC तक चली। फिर उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन की 1000 BC में इन्वेंशन हुई थी। तो इसको ब्रीफली जो पहले का पीरियड है उसको हम वैदिक पीरियड बोल देते हैं, जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक है। तो और उसके बाद जो 1000 BC से लेके लेट हुए, बिकॉज 1000 BC में अगर हम देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की इकोनॉमी में डिफरेंस है। इनकी पैस्टोरल इकोनॉमी थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर। जैसे हमें डाउट इससे पता चलता है कि आयरन की खोज होगी, तो आयरन ने एक एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया आयरन ने, तो इनकी इकोनॉमी पैस्टोरल से एग्रीकल्चर इकोनॉमी इनकी होगी। और जो सोसाइटी थी, सोसाइटी की हमने डिस्कस किया था, जो ब्राह्मणास थे पहले उनको ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड थी वैदिक पीरियड में सोसाइटी, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में उसको कास्टिज्म के बेसिस पे वर्ना सिस्टम पे डिवाइड कर दिया, उनको हायरार्किकल ऑर्डर देने लग गए। तो जो पॉलिटी थी, कुल्स थे, यहाँ पे ग्राम्स थे, तो और उसके बाद इनको बड़े बड़े किंगडम्स में डिवाइड करना स्टार्ट हो गया। जो महाजनपद पीरियड में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे मेनली 16 बड़े किंगडम्स बन गए थे, 16 किंगडम्स यहाँ पे बने। तो उसके बाद 16 किंगडम्स के बाद जैसे ही मगध का राइज हुआ, फिर बहुत सारी डायनेस्टी आइज थी। यहाँ पे हरंक्या डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। उसके बाद नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो धनानंद था। धनानंद के बाद जैसे हमने देखा कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की 320 BC से लेके 185 BC तक उसने मौर्य डायनेस्टी की। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार के बाद अशोक, ये मौर्यन के इम्पोर्टेंट राजा थे। फिर लेटर मौर्य, जब प्री गुप्ता पीरियड भी इसको बोल दिया जाता है, लेटर मौर्य या प्री गुप्ता। तो इस पीरियड का कोई ज़्यादा एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। उसके बाद गुप्ता पीरियड, जिसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त ने इसकी वो रखी थी। उसके बाद समंदरगुप्त, जिसको नेपोलियन भी कहा जाता है इंडिया का। उसके बाद चंद्रगुप्त II, विक्रमादित्य भी बोला जाता है चंद्रगुप्त II को, और वो फेमस था उसके नवरत्न के लिए, जिसमें कालिदास, धवंतरी जैसे बहुत सारे नवरत्न उसके पाए गए हैं।
फिर कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ये सारे गुप्ता डायनेस्टी का ही पीरियड है। ये गोल्डन पीरियड माना जाता है बिकॉज इसमें जो आर्ट्स थी, ऐसा नहीं था कि गोल्ड का वो हुआ था जी, ये ऐसी मिथ है कुछ में, तो गोल्डन पीरियड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि आर्ट्स और कल्चर का यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई थी इस पीरियड में। तो उसके बाद जो वर्धना डायनेस्टी आई, जिसका पुष्यमित्र, इसने वर्धना डायनेस्टी की स्थापना रखी। तो उसके बाद जो वर्धना डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट किंग थे वो हर्षवर्धन थे, जो 647 में जिनको जो डेड हो गए। तो ये इनके साथ ही वर्धना डायनेस्टी और एंशिएंट हिस्ट्री हमारी ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स हम दूसरा पार्ट जो अभी पढ़ने वाले अभी मिडिल हिस्ट्री, जो मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, जो कुछ आइडिया है, तो आप अपना इसको वीडियो को पॉज करके उस टाइम पे आप इसको नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। जो मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है वो 647 एडी से लेके 757 एडी तक है। मिडिवल हिस्ट्री को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अर्ली मिडिवल, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद है मुगल। तो जो अर्ली मिडिवल का पीरियड है इसमें वो 647 एडी से स्टार्ट हो जाता है और 1206 तक चलता है एडी तक, जब हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेके 26 तक चलती है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में दिल्ली सल्तनत में 26 तक। और जो मुग़ल थे और 26 से जो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के साथ इसका वो किया था, जो हमारा मुग़ल पीरियड है वो यहाँ से लेके 757 तक, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी जिसमें उस वक्त ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था। तो हम यहाँ तक इस एडी तक ब्रिटिश के कंट्रोल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जो अर्ली मिडिवल है, फर्स्टली हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अर्ली मिडिवल में हमने क्या क्या किया। जो अर्ली मिडिवल पीरियड था उसमें फर्स्टली तो हमने डिस्कस किया है कि जैसे उसमें हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट में वर्धना डायनेस्टी में, तो उसके बाद कुछ जो रीजनल थे, उनके रीजनल किंग्स थे, उनके अंदर ट्राइपार्टी स्ट्रगल हो गई थी। अगर मैं बात करूं उस टाइम पे ट्राइपार्टी एक स्ट्रगल हुई थी। जो यहाँ पे पालास थे जो ईस्टर्न साइड में थे, और यहाँ पे बात करूँ मैं राष्ट्रकूटास जो डेक्कन एरिया जिसको कवर करते थे, और गुजरा प्रतिहारास जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश थे। तो इन तीनों पार्टी में ट्राई स्ट्रगल एक हुआ था, उसके बेसिस पे पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास। उसके बाद अगर मैं कंटेम्प्रेरी बात करूं, ये अगर नॉर्थ इंडिया में हुआ था, और जो साउथ इंडियाज थे में वो चोलास के बारे में और उनके जो आगे किंगडम्स थे उनके बारे में हम डिस्कस इसमें करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें हम इसमें मिडिवल के जो अर्ली मिडिवल टाइम था इसमें हम सब ये पढ़ने वाले हैं, ये डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद कुछ फॉरेनर इन्वेजन भी हुए थे जैसे इन पीरियड में। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी आया था फॉरेन इन्वेजन करने। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। तो जैसे पंजाब में बात करूं तो तराइन के वॉर भी हुए। जो तराइन का वॉर हुआ था वो 1191 में
1192 में 2 तराइन वार हुए थे गौरी के साथ। उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुए थे बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी सबसे पहले अरब्स आए, तर्क्स आए, मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद गजनी भी। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें मिडिवल में ही डिस्कस करेंगे, जब हम मिडिवल को ब्रीफली इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है वो इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूँ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत को हम लोग, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? मोहम्मद गौरी के एक स्लेव थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी, जिनका टाइम पीरियड 1206 से 1210 है। तो इनके टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 तक आएगा। तो जो स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद इल्तुतमिश थे, जो इल्तुतमिश ने उसको आगे फॉरवर्ड किया। फिर रजिया सुल्तान, इसमें हम स्लेव डायनेस्टी में ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी आती है इसमें, तो खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी थी वो उसका टाइम पीरियड है 1219 से लेके 1320 तक। तो इसका टाइम पीरियड जो है ये लेके 1220 एडी तक रहेगा। ये एडी की में बात चल रही है, जैसे हम ये मिडिवल की बात चल रही है। तो खिलजी डायनेस्टी के बाद, अगर खिलजी डायनेस्टी के अगर मेन फाउंडर की बात करूँ तो जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी, और जिसका लास्ट रूलर था खुसरो इस खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था। तो खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी है इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 320 से लेके 1414 एडी तक इसका टाइम पीरियड चला है। तो अगर हम मिडिवल के बाद, उसके बाद तुगलक के बाद आते हैं सैयद, फिर इसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो 1414 से लेके, वो टाइम पीरियड इसका चला है 51 तक। और लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक। तो फ्रेंड्स, जो सैयद डायनेस्टी थी, जो इनके मेन फाउंडर थे उनको खिजर खान बोलते हैं। फिर मुबारक खान, मोहम्मद खान, ये सब इस डायनेस्टी में आए। तो जो लोधी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी के मेन जो फाउंडर थे वो बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। और जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें मुग़ल पीरियड में इब्राहिम लोधी के साथ इसकी बाबर की लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो हम इसमें मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे। तो मुग़ल पीरियड में जैसे ही जो महान शासक थे, जैसे बाबर था, उसके बाद मुग़ल पीरियड, मुग़ल पीरियड में हम बाबर को पढ़ेंगे। बाबर का जो टाइम पीरियड रहा वो 1526 से लेके 1530 तक रहा। एडी की बात चल रही है। तो इसमें बाबर के कैरेक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। बाबर ने 4 वॉर लड़ी थी, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ, इसने हर साल एक वॉर लड़ी। अगर मैं बात करूं 1526, 1527, 1528, 1529। फर्स्टली जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, फिर बैटल ऑफ खानवा, फिर चंदेरी, फिर गागरा। ये बाबर ने 4 बैटल्स लड़ी। जब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो हम बाबर की बैटल को भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद बाबर का बेटा था हुमायूं। जो हुमायूं का टाइम पीरियड है वो 30 से लेकर 40 तक, और उसके बाद 55 से 56 से 1 साल और हुमायूं रहा था। हुमायूं ने भी 2 बैटल मेनली लड़ी, जिसको बैटल ऑफ चौसा बोलते हैं, जो 1539 में
बैटल ऑफ चौसा इसने लड़ी, और 1539 है ये, 1540, एक सेकेंड, 1539 में बैटल ऑफ चौसा जो लड़ी थी, और जो 1540 का टाइम पीरियड था इसमें इसने बेलग्राम और कन्नौज की बैटल हुई थी, तो वो लड़ी थी। और जो इसमें ये शेरशाह सूरी था उससे एक बार हार गया था, तो उसके बाद सूरी डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई थी। जो सूरी डायनेस्टी थी वो यहाँ से 40 से लेके 55 तक चली, इसको हमने सूरी डायनेस्टी बोला क्योंकि शेरशाह सूरी इसके फाउंडर थे, सूरी डायनेस्टी। हुमायूं के बाद अकबर, फिर उसके बाद अकबर का टाइम पीरियड आया। जो अकबर था, अकबर ने 1526 से 56 से अकबर का टाइम पीरियड 1605, जो अकबर का टाइम पीरियड चढ़ा 1605 में। और अकबर एक, अगर मैं अकबर की डिस्कस करूं तो अकबर एक बहुत ही अच्छा शासक था। अकबर के राज में जो इंडिया था वो बहुत ही हाई लेवल पे उसने जो किंगडम्स थे वो जीते। तो उसके बाद अकबर के बाद जो मेनली वो आए वो जहांगीर, फिर शाहजहां, जहांगीर जिसको हम सलीम भी बोलते हैं। इसके बाद जहांगीर का टाइम पीरियड आया, उसके बाद शाहजहां, फिर है औरंगजेब। और औरंगजेब के साथ ही जो मुग़ल पीरियड था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ओके, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँगी 1627 तक ये रहा था, और ये 1628 से लेके इसका टाइम पीरियड 58 तक था, 1658, और ये 1658 से 707 तक। तो जैसे ही 18th सेंचुरी 701 से 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है, तो जो ये मुगल्स थे तो मुग़ल काल का पतन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कुछ लेटर मुगल्स आए जो जैसे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, तो इनके टाइम पे मुग़ल डायनेस्टी का पतन होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँ, आगे अब मॉडर्न पढ़ेंगे हम, तो इनके टाइम पीरियड में 1600 BC में 1600 AD, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, जहांगीर के दरबार में वो लोग आए थे। और उसके बाद औरंगजेब तक के टाइम पीरियड में वो ज़्यादा फले फूले नहीं, बट जो लेटर मुग़ल थे उनके टाइम में वो ब्रिटिश का आना ज़्यादा स्टार्ट हो गया। और फाइनली जब बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताऊं आपको तो हमें इसके बारे में, बंगाल के बारे में जानना पड़ेगा पहले। हम इसमें अब मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने वाले हैं क्योंकि 757 तक हमने पढ़ लिया ये। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है 757 से 1947 तक। जो मोस्टली अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इस टाइम पीरियड में आए। तो ब्रिटिश अब जैसे ही टाइम पीरियड में आते हैं तो फर्स्टली जो बंगाल था, बंगाल एक मेजर प्रोविंस माना जाता था और इकोनॉमिकली बहुत ही एक रिच रीजन था। तो अली वर्दी खां की डेथ के बाद उसको सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ब्रिटिश के ने सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुई थी सिराज के साथ, तो इस बैटल में उन्होंने सिराज को हरा दिया। कुछ उनके उसके बाद मीर जाफ़र, मीर कासिम बंगाल के नवाब बनाए गए। तो 757 का जो मेन टाइम पीरियड है वो हम इस हिस्ट्री में देखते हैं कि ब्रिटिश को हमने वो किया है। और जो मेनली इसका जो टाइम पीरियड है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंस इवेंट्स हुए थे, जैसे 750। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, 757 से लेके 1947 तक।
फर्स्टली मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। हमने देखा कि 707 से औरंगज़ेब था, उसकी डेथ होगी, तो उसके बाद लेटर मुगल आए और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद जो बैटल हुई, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें कुछ 57 की जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी हुई थी। ये दो मेन बैटल्स हुई थी जिसमें ब्रिटिश का जो राज था वो हो गया था। और डिक्लाइन होने के जो रीज़न्स इसमें बोले जाते हैं, वो एक तो 1761 की वॉर भी मानी जाती है, जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गान था जो नादिर शाह का आगे, उसके बाद नादिर शाह के बाद आया था। उस बैटल ऑफ ये पानीपत के बाद, उसके बाद कुछ कर्नाटक वॉर्स की, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कर्नाटक वॉर हुई थी, ये भी इसका रीज़न माना जाता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे, नहीं रीज़न नहीं है बट इस पोर्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटक वॉर, जो 3 कर्नाटक वॉर्स हुई थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हमने जैसे कि डिस्कस किया कि 757 की बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर्स के साथ ब्रिटिश का ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो हम मेनली डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना, ब्रिटिश के बाद हमने फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस हुई। जो मॉडर्न हिस्ट्री को है मेनली हम कांग्रेस की फाउंडेशन से ही डिवाइड करके आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें यूरोपियंस आना, जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री थी इसके अगर हम स्टार्टिंग में वो पार्ट हमने डिस्कस किया कि यूरोपियंस का आगमन स्टार्ट हो गया। तो ये 1498 में वास्को डी गामा जो फर्स्ट यूरोपियंस था, वो यूरोपियन आया था, पोर्टुगीज़ था। तो यूरोपियंस के जैसे ही यूरोपियंस स्टार्ट हुए, तो यूरोपियंस में अगर बात करूँ मैं, फर्स्ट पोर्टुगीज़ आए थे, पोर्टुगीज़ के बाद जो आए थे डच आए थे, फिर ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, फिर डेन्स। ये ऑर्डर भी समटाइम पूछा जाता है कि यूरोपियंस कैसे कैसे आए। जैसे फिर उसके बाद ब्रिटिश का क्या कारण था कि ब्रिटिश ने इन सबको ओवरकम करके इंडिया को कॉलोनी बना लिया। तो उसके बाद कांग्रेस की फाउंडेशन, जैसे कांग्रेस की फाउंडेशन 1885 में हो गई थी, ह्यूम ने की थी। तो जो कांग्रेस की फाउंडेशन के बाद इस पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पीरियड था उसको मॉडरेट्स का पीरियड बोलते हैं, और जो सेकंड था उसको एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड बोलते हैं, और थर्ड था उसको गांधीयन पीरियड बोलते हैं। जो मॉडरेट्स थे फ्रेंड, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए.यू. ह्यूम ने की थी इसकी 1885 में, और उसके बाद 1905 तक ये चला जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। तो इसमें जो मॉडरेट्स थे लाइक दादाभाई नौरोजी और मॉडरेट्स का जो टाइम पीरियड रहा, जिन लोगों की पॉलिसीज़ ये थी कि ट्रिपल पे काम करते थे, पेटिशन पे काम करते थे वो लोग, वो प्रेयर को बिलीव करते थे। बट उसके बाद 1905 में जैसे ही बंगाल का विभाजन हो गया, तो 1917 तक बंगाल के विभाजन के बाद तो ये लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो इनका उसके बाद इनका टाइम पीरियड आया। फिर आया गांधीयन टाइम पीरियड। जैसे 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ गए थे, बट जो वर्किंग थी इसलिए जो इनका टाइम पीरियड था वो 1917 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। फिर जो गांधीयंस के हम आगे पढ़ेंगे, इनके जो मूवमेंट थे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एनसीएम स्टार्ट किया, सीडीएम स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने सीडीएम के बाद एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विक इंडिया मूवमेंट, ऐसे कुछ इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए। तो ये हमने कांग्रेस के टाइम पीरियड के बाद हमने डिस्कस कर लिया। जो मॉडर्न इंडिया, हम इसमें ब्रिटिश रूल भी डिस्कस करेंगे।
जैसे अब फर्स्टली जो टाइम पीरियड था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी आई थी जो जहांगीर के टाइम पे आई थी, वो आई थी 1600 में। 1600 के टाइम से लेके जो मोस्ट प्रॉब्ली टाइम पीरियड रहता है इनका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा 1858 तक। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया पे इस्टेब्लिश हो गया 1858 से 1947 तक। और जो मॉडर्न है इसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, जो बहुत सारी फ्रीडम स्ट्रगल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किन किन कंट्रीब्यूशन हुआ। जो 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा, और बहुत सारे जो एक्ट्स थे लाइक इसमें 1773 में चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए थे, उसमें क्या हुआ था, क्या प्रोविज़न थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था जो एक रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें एक्चुअली जो 757 की जो वॉर हुई थी उसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया ने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था और चार्टर एक्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद 1813 एक्ट, फिर उसके बाद 1833 जो मेन एक्ट हैं उसके बाद स्टार्ट हुए। फिर मॉडरेट के एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पीरियड में 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था। 1919 चैम्सफोर्ड मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट आया। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 1935 का जो एक्ट्स था वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रिटिश के गवर्नर जनरल्स की बात करें, जो गवर्नर जनरल्स थे, तो फ्रेंड जो गवर्नर जनरल थे सबसे पहले उनको, जैसे बंगाल का एक मेजर प्रोविंस था, पहले जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, बंगाल बोला जाता था, जो ये टाइम पीरियड था। इसके बाद तक 1833 तक, जो 1830 इसको वॉर्न हेस्टिंग इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल था, वॉर्न हेस्टिंग। और जो फिर उसके बाद बंगाल, पहले बंगाल बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लग गए 1833 के बाद। जो विलियम बेंटिक आया उसके बाद विलियम बेंटिक इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल था ऑफ इंडिया था। फिर इसके बाद जो वाइस रॉय, जो 1858 के बाद जो पूरा ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया, तो इसको उसके बाद वाइस रॉय नाम से उसको करने लग गए। तो फ्रेंड ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद कुछ इश्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंडियाज़ की जो इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का इंडिया पे क्या आ रहा, और जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की, डिवाइड एंड रूल, वो क्या थी, और जो चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंस के बाद वो क्या आने वाले थे जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए थे। तो हम आगे इसके बाद जो हम पार्ट करने वाले हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स जो ब्रिटिश थे वो उनकी जो एक अगर हम अंडरस्टैंड करके देखें उनकी पॉलिसी क्या थी कि वो ये चाहते थे इंडिया को कभी भी वो फ्री इंडिया नहीं, फर्स्टली तो फ्री इंडिया नहीं करना चाहते थे। अगर जब भी उनको मजबूरन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल की, जो उन्होंने एफर्ट्स किए, उसकी वजह से उनको छोड़ के जब उनकी मजबूरी होगी तो उन्होंने जाना भी पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बट हमारे कुछ बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को यूनाइट रखने में और इंडिया की एक लीडरशिप में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो इसमें हम उसके बाद उनका पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने मेनली जो क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड है, मैं इसको बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूँगा रिफॉर्म। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्टीशन, जो इंडिया का 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था। फिर उसके बाद हम वेरियस जो रिफॉर्म्स थे लाइक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इकोनॉमी रिफॉर्म्स,
इकोनॉमी में जैसे 1991 की एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है इसका पार्ट, कि जो ये रिफॉर्म्स हुए थे। और जो हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम जो सोसाइटी के बारे में इनका जो रिफॉर्म्स थे, जब पार्टीशन था इनका सोसाइटी के बारे में क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो पार्टीशन मेनली इंडिया का हुआ था वो किस आइडियोलॉजी के बेस पे हुआ था, कि कुछ लोगों की ये धारणा है कि जो पार्टीशन हमारा हुआ था वो आइडियोलॉजी थी कि हिंदू एक साइड चले गए, मुसलमान एक साइड चले गए। नहीं, पार्टीशन की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि जो लोग तो कंबाइन रहना चाहते हैं, जो सेकुलर इंडिया में बिलीव करते हैं वो इंडिया में रहे, और जो लोग मुस्लिम्स ही अकेले रहना चाहते हैं कि सेपरेट मुस्लिम रहे, वो आइडियोलॉजी थी, वो लोग पाकिस्तान में रहे। तो इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड हुआ था। और जो इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद जो फर्स्टली नेहरू गवर्नमेंट थी, जो जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी जो नेहरू के टाइम पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज़, उनकी नॉन अलाइन मूवमेंट, नेहरू के बाद लीडरशिप जैसे वल्लभ भाई पटेल हो गया, उनकी लीडरशिप होगी। और जो इन्होंने नेहरू के टाइम पे ही इंडो चाइना वार हुए थे, इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। और उसके बाद पंचशील, जो पंचशील के सिद्धांत थे वो चाइना के साथ हमने डील किए थे। उसके बाद अगर हम पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को डिस्कस करें तो इनका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, प्रिंसले स्टेट्स को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के बाद वो 563 प्रिंसले स्टेट्स में डिवाइड था, और जो सारे अपने आप को इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे, तो पटेल जी ने इनको यूनिफाई किया था। और पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के थे, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था, और पटेल जी ने सिमिलरली इंडिया को यूनिफाई किया, तो उनको भी बिस्मार्क हो। फिर उसके बाद जो हमने लिंग्विस्टिक डिवीज़न स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, एक्चुअली लिंग्विस्टिक बेस पे डिमांड पे स्टेट्स की डिमांड स्टार्ट हो गई थी, और इसके बेसिस पे हमने धार कमीशन और जेबीपी कमेटी बनाए थे। 1948 की बात है ये, जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे इनको कमेटी बिठाई गई जो इसको जज करे, बट इन्होंने डिनाई कर दी। फिर पोटी राम श्रीलिंगम ने इनकी फास्ट हंगर स्ट्राइक से उनकी डेथ होगी, तो उसके बाद जो फर्स्ट तेलुगु कम्युनिटी थी, उनको तमिल कम्युनिटी थी शायद, वो उनको आंध्र प्रदेश तेलुगु कम्युनिटी को फर्स्टली आंध्र प्रदेश राज्य का फर्स्ट राज्य बनाया गया 1953 में, जो आंध्र। ऐसे ही फिर रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता था, और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर उस टाइम 14 स्टेट्स थे और 6 यूटी थे। फिर आगे आगे इनके स्टेट्स बढ़ते गए, वो चीज़ हम सारा डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, तो इनकी जो तशकंद डील थी, इनकी तशकंद में एक सीक्रेट मौत हो गई थी, जिनको अभी तक इनको कोई कॉन्स्पिरेंसी है, मूवी भी है इवन की इनके इस पे। फिर उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था जो मेनली जय जवान जय किसान। उसके बाद इंदिरा गांधी का टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो उस टाइम पे 1973 में केशवानंद भारती केस से आया, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स जो हमने बात यहाँ पे कर ली। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जो भी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, इनकी डीमोनेटाइजेशन, इनका जीएसटी, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अब नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, पढ़ाने को तो बहुत पढ़ाने का मन कर रहा है आज ही, बट क्या करूं, टाइम की शॉर्टेज है। टाइम क्या होता है इतना, मुझे थोड़ा सा इसमें ब्रीफली में ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको आपको बताने के लिए 6 to 7 आवर्स की स्टडी की थी और बहुत सारी नॉलेज अंदर कंप्रेस्ड है, बट क्या करूँगी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं बता पा रहा। तो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊँगा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड जैसे अब इंडिया की हमने हिस्ट्री पढ़ी तो वर्ल्ड लेवल पे भी उसी तरह से हिस्ट्री पढ़ी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम बेसिकली जो हम समझ जाएंगे इसमें क्या क्या मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा कि जैसे फर्स्टली क्या था कि वर्ल्ड ट्रेड एक सिल्क रूट था। जो वर्ल्ड ट्रेड होती थी इसको समझने की कोशिश करना बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो वर्ल्ड ट्रेड जो मेनली होती थी उस टाइम पे वो सिल्क रूट के थ्रू होती थी। जो सिल्क रूट कौन सा रूट माना था, जो चाइना से इंडिया, इंडिया से पूरा सेंट्रल एशिया में कवर करते हुए यूरोप तक जाता था और यूरोप से ये ट्रेड होती थी। उस टाइम पे जो इंडियाज़ थे, चाइना था और इंडोनेशिया था, ये स्पाइसेस का हब था। यहाँ पे मेनली चाइना से सिल्क का ट्रेड होता था, तो इसको ये सिल्क रूट ही मेनली इसको बोला जाता था। हुआ ये कि जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड ठीक ठाक चल रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम स्टार्ट हुआ। इस्लाम 1030 में इस्लाम अपने फुली स्पोर्ट पे आ गया था। तो इस्लाम के जो कंसोलिडेशन हो गई थी वो 1030 में हो गई थी। 1030 के बाद इस्लाम ने अफ़गानिस्तान, जो कॉन्स्टेंटिनोपल पे उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसको हम आज का अफ़गानिस्तान भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिल्क रूट में प्रॉब्लम्स आ गई। तो सिल्क रूट में प्रॉब्लम्स आने की वजह से इवन कि जो उसके बाद उन्होंने जो मेनली रेड सी में हमारी एक कैनाल है, स्क्यूज कैनाल, उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो ये ट्रेड उनकी बंद होगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पे इन्होंने ट्रेड, इस्लाम ने कब्जा करने की वजह से जो यूरोपियंस की ट्रेड थी साउथ ईस्ट एशियंस के साथ होती थी, इंडिया के साथ होती थी, तो वो इनकी वजह से बंद नहीं हुई, पर ये बहुत सारा हाई टैरिफ्स लगाने लग गए, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया। तो जैसे जैसे इस ट्रेड को चलते हुए तो ब्रिटेन में रेनेसांस स्टार्ट हो गया, यानी कि रेनेसांस मतलब नवीनीकरण स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि नवीनीकरण स्टार्ट हो गया, रेनेसांस। तो नई नई चीज़ें, जो नई नई इन्वेंशंस होने लगी, रेनेसांस की वजह से डिस्कवरीज स्टार्ट होगी। तो डिस्कवरीज, न्यू जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। जो जोग्राफिकल डिस्कवरीज थी, जैसे शिप्स, इंजन्स, इनकी डिस्कवरीज डिस्कवरीज होने की वजह से तो जो अब यूरोपियंस थे, अब वो कोई दूसरा रूट ढूंढने की तैयारी में लगे, क्योंकि इनको बहुत सारा टैरिफ्स देना पड़ता था इनको। और इस टाइम पे रेनेसांस भी स्टार्ट हो गया था, यानी कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी अब थोड़ी बहुत आ गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह ने उन्होंने गुड होप की तरफ से कोलंबस ने, जिसमें कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की थी 1942 में, और वास्को डी गामा था, उसने 1498 में उसने इंडिया की डिस्कवर किया था। जो गुड होप है अफ्रीका के नीचे से आती है, उन्हें उस रूट से वो इंडिया आया था। और इवन कि बहुत सारा जो माल था जहाज़ में ले गया था, जिसको उसने बहुत ही मैक्सिमम प्राइसेस पे बेचा था। तो जो उनको नया रूट मिल गया, एक रूट मिलने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने यूरोप में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के क्या इम्पैक्ट हुए। जो यूरोप्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो बहुत सारा ट्रेड, जो ट्रेड का वो हब बन गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से तो वो लोग क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल था वो दूसरे देशों से लेके आते थे, लाइक इंडिया से भी लेके जाते थे। तो और जो फिनिश्ड गुड थी वो उन देशों को प्रोवाइड करते थे। तो उनकी प्रोवाइड करने की वजह से ये क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा लेवल पे हाई हो गया। तो कहते नहीं, जैसे कोई चीज़ की अंत हो जाता है तो उसके बाद अति हो जाती है, तो उसके बाद उसका अंत होना निश्चित होता है। तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो दो वर्ल्ड वॉर हुए, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चला, और सेकंड 1939 से 46 तक ये वर्ल्ड वॉर चला। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर, अब वो वॉर होता है तो आखिर कोई ना कोई तो थकता ही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने कोल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया। कोल्ड वॉर एक वॉर होता है जिसमें वो डायरेक्टली फाइट नहीं करते, बट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से और पॉलिसीज से वो वॉर करते रहते हैं। तो ये उसके बाद इनका कोल्ड वॉर चला। और उसके बाद हम बात करेंगे कि
यूएसएसआर था, जो इसमें जो कोल्ड वॉर में मेनली दो थे, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या था कि यूनाइटेड जो रशिया था वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद यूएस सुपर पावर उभर के आया, यूएस सुपर पावर बन गया। बट अब का जो टाइम चल रहा है, अगर मैं अभी 220 की बात करूं, तो अभी यूएस कोविड-19 के चलते यूएस की जो सुपर पावर थी वो जाती नज़र आ रही है और चाइना इसको डोमिनेट करता नज़र आ रहा है। तो हम सारा ये हमने एक साइकिल वर्ल्ड हिस्ट्री का डिस्कस किया। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में यूरोप में करेंगे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए थे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, वो हम इम्पैक्ट्स में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी फिलॉसफीज की, जो उस टाइम की फिलॉसफीज थी, जो मेनली फिलॉसफीज थी वो थी कम्युनिज्म। अब कुछ कंट्री लाइक रशिया, चाइना ये कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, कुछ कैपिटलिज्म लाइक यूरोपियन कंट्री है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं, कुछ सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। इनके आइडियोलॉजी है जो फिलॉसफीज़ को ये फॉलो करते हैं। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ रेवोल्यूशंस जो हुए थे। रेवोल्यूशंस में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, ये हम रेवोल्यूशंस इसमें डिस्कस करेंगे। और कुछ उसके बाद यूनिफिकेशंस हुए थे, जैसे उस टाइम पे यूनिफिकेशंस हुआ था, यूनिफाई हुआ था इटली का और जर्मनी का, इसमें हम यूनिफिकेशंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इज़म्स होते हैं ना फ्रेंड्स, तो लाइक सेकुलरिज्म, तो इज़म्स में जैसे सेकुलरिज्म हो गया, इम्पीरियलिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, फैसिज्म, इन सब की हम स्टडी करेंगे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जैसे वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 डिस्कस करेंगे हम। फिर उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉलोनाइजेशन, लाइक ब्रिटिश ने इवन ईच पार्ट, हर पार्ट को उसने कॉलोनाइज किया था। फिर डीकोलोनाइजेशन डिस्कस करेंगे। डीकोलोनाइजेशन के बाद हम जैसे बाइपोलर वर्ल्ड और कोल्ड वॉर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था, लाइक बाइपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ था कि यूएस और यूएसएसआर का ही वॉर था, जिस कोल्ड वॉर था। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर हो गया, वो डिस्कस करेंगे। ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली हमने डिस्कस करना है। तो हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट एक पोर्शन बच जाता है, वो है आर्ट एंड कल्चर। तो फटाफट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। फ्रेंड्स, हमने पूरी हिस्ट्री को कवर किया है तो वीडियो तो एटलीस्ट एक बार लंबी होना बनता है कि क्या होता है इसमें। तो ये इस लेक्चर के बाद आपको एक हिस्ट्री का ओवरव्यू तो पूरा कंप्लीट एक वो मिल गया होगा, बैकग्राउंड, जिसमें हमने पता कर लिया कि मैं क्या क्या होता है हिस्ट्री में, कौन सा पार्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इवन कि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये तो पता रहेगा कि ये किस एरिया से आया है। उसके बाद जो हमने आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इसमें आर्ट एंड कल्चर को अगर हम डिवाइड करके देखें तो इसमें हम आर्ट्स पढ़ेंगे, जैसे तीनों टाइम की, एंशेंट्स की। फिर हम आर्ट पढ़ने वाले हैं मिडिवल टाइम की,
फिर हम आर्ट पढ़ेंगे मॉडर्न टाइम्स की। तो अगर हम डिस्कस करें ये पूरी, जैसे ही हमने एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न टाइम को डिस्कस किया, वैसे हम उनकी आर्ट्स, जैसे अब मिडिवल पीरियड था, जो एंशिएंट पीरियड था, उनमें आर्ट कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, और उसके बाद लिटरेचर वहाँ का कैसा था। तो सेम एज इट इज़ हम लोग इन सब का डिस्कस भी करेंगे कि आर्ट कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा। अब जब एंशिएंट की बात करें तो मोस्टली रॉक आर्ट यूज़ होती थी। आर्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रॉक आर्ट्स कैसे होती है, रॉक पे आर्ट करना, उसको रॉक आर्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे आर्ट्स होती थी। उसके बाद मौर्यन पीरियड की आर्ट क्या थी, उसके बाद गुप्ता पीरियड की आर्ट क्या थी, बुद्धा के टाइम की आर्ट क्या थी। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर, अगर मैं एंशिएंट आर्किटेक्चर्स की बात करूं तो आर्किटेक्चर में मैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें आर्किटेक्चर कैसे होता था। जैसे मैंने बताया था ड्रेनेज सिस्टम था, मॉडर्न सिविलाइजेशन थी तो 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, इवन की ग्रेट ग्रैंडरीज, वहाँ पे ग्रेट बाथ मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर में। फिर उसके बाद पोस्ट महाजनपद पीरियड था, जो जिसमें हम पोस्ट महाजनपद पीरियड में बुद्धिज़्म की आर्किटेक्चर थी, जो जैनिज़्म की आर्किटेक्चर थी, उनको देखेंगे। और जो हम एंशिएंट में लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर जो सबसे पहले हमने वैदिक पीरियड से स्टार्ट की थी, वैदिक लिटरेचर था उस टाइम पे। फिर उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज का वो हो गया, जैसे ही ब्राह्मणास आए तो उन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया। फिर ब्राह्मणास के साथ उसके बाद जैसे बुद्धिज़्म का वो हुआ तो पाली एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी, तो पाली का वो हुआ। फिर संगम डायनेस्टी के साथ एक संगम डायनेस्टी भी, संगम आर्ट का, लिटरेचर का वो हुआ। सिमिलरली अगर हम मिडिवल टाइम की बात करूं, यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म थे, इसमें मिडिवल टाइम में बहुत सारे आर्ट्स फॉर्म डेवलप हुए। तो आर्ट्स की बात करूं तो इसमें जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, उसके बाद वॉल पेंटिंग्स हो गए, मिनिएचर्स पेंटिंग हो गए। तो ये आर्ट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। स्कल्पचर्स, वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग होता है जैसे वॉल पे पेंट करना, और जो मिनिएचर होता है वो एक कपड़े के पीस पे, मिनिएचर, उसको कपड़े के पीस पे पेंटिंग करने को मिनिएचर्स कहा था। पेंटिंग्स का एक इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा रोल है इसमें। और उसके बाद जो ये हमारे आर्किटेक्चर्स थे, आर्किटेक्चर में हमारा अगर मैं बात करूं, जो टेम्पल्स की बात करूं, आर्किटेक्चर में जो मेनली टेम्पल्स थे वो 3 तरह के टेम्पल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वेसारा स्टाइल। जो नागरा मेनली नॉर्थ इंडिया का था, द्रविड़ साउथ इंडिया का, और ये कंबाइंड था मिक्सचर, उसको वेसारा स्टाइल्स बोले जाते थे। ये आर्किटेक्चर्स में आते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें मॉडर्न्स की बात करते हैं, इसमें जो मॉडर्न्स है, अगर मॉडर्न्स में उसके बाद जो आर्ट फॉर्म थी वो डिफरेंट स्कूल्स आए पेंटिंग्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो ब्रिटिश और मुग़ल और राजपूत के टाइम्स की आर्ट्स थी वो हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्कूल्स, ब्रिटिशर्स, मुग़ल और राजपूत, इनके टाइम की। और जो इसमें आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे वो मुग़ल और ब्रिटिश आर्किटेक्चर करेंगे। जो आर्किटेक्चर था वो मुग़ल आर्किटेक्चर और ब्रिटिश आर्किटेक्चर। और जो बहुत सारे टेम्पल्स को लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और किसने कैसे कौन सा टेम्पल बनाया, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा लिटरेचर, हम मेनली लिटरेचर को, जैसे हम साउथ इंडिया में कौन सा लिटरेचर था और नॉर्थ इंडिया में कौन सा था, उस बेसिस पे हम इसमें लिटरेचर में भी डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक हिस्ट्री का हमने जो ओवरव्यू पूरा दिया। तो आई होप ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, और बट ये सारा हिस्ट्री का ओवरव्यू एक लेक्चर में देना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हमने ये डिफ़िकल्ट टास्क आपके सहयोग से कंप्लीट किया।
तो फ्रेंड्स अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो हम जैसे हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के शेड्यूल्स में बताया था कि हम जो फर्स्टली एंशंट हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्रीज़ के लेक्चर को कवर करेंगे। जो एंशंट को हमने 5 पार्ट्स में 5 लेक्चर्स में कवर करना है। अगर कोई लेक्चर्स मान लो ऐसा होता है कि 5 में अगर एंशंट लेक्चर्स को कवर करना ठीक नहीं भी हमें लगता है या कंप्लीट नहीं होती तो हम उसके आगे सब पार्ट्स बना के उसको डिस्कस कर देंगे। तो आप लोगों के साथ एक ही मतलब आपने इतना सारा वो किया, उसके लिए बहुत ही अच्छा थैंक्स, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।